ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है, उसके पहले आपको ना पॉलिनोमियल्स थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूं मैं। पॉलिनोमियल्स हमने चैप्टर 2 ऑलरेडी पढ़ा था। क्या है पॉलिनोमियल्स? कौन सी इक्वेशंस को, एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल बोलते हैं? ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 2x टू द पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3। डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की? जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां पर वेरिएबल मतलब x की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है हमको? 3। तो ये डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है। पॉलिनोमियल को डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। वो कौन कौन से टाइप्स हैं? वो एक्चुअली दो टाइप्स में कैटेगराइज्ड है। पहला तो बेस्ड ऑन डिग्री और दूसरा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो बेस्ड ऑन डिग्री देखते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसको बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, मतलब अगर मान लो पॉलिनोमियल में ये वाली टर्म नहीं है, ये वाली टर्म नहीं है, सिर्फ इतनी ही टर्म्स है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2 है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। करेक्ट? सबको क्लियर ये चीज? और अगर किसी पॉलिनोमियल में ये वाली टर्म नहीं है, सिर्फ ये दो टर्म्स हैं, मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1, क्योंकि एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर ये चीज? और अगर किसी पॉलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये सारे टाइप्स थे। तो फिलहाल इसमें ना हम अभी क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे कि यहां पर दिख रहा है 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये आपको दिख रहा है 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इज इक्वल टू 0 मतलब क्या बन गया? वो एक इक्वेशन बन गया। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो आपका जो 4th चैप्टर है वो पूरा का पूरा इस इक्वेशन पे बेस्ड है, जिसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर ये चीज सबको? तो सबसे पहली चीज अपनी नोटबुक में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्लियर ये चीज? लिख लो पहले। अनिश, नैतिक, शौर्य, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। ओके ठीक है, यहां तक लिख लिया सबने? अब अगर मान लो इस पॉलिनोमियल में ये वाली टर्म ना हो, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस पॉलिनोमियल में अगर ये वाली टर्म नहीं है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा? यस, तब भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर ये चीज? और अगर ये कांस्टेंट वाली टर्म नहीं है, तब भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर ये चीज? मतलब इंपॉर्टेंट क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए? कि ये जो स्क्वायर वाली टर्म है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर ये टर्म मिसिंग है, मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर ये चीज सबको? अब यहां पर मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, एक बार देखना और बताना क्या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? पक्का? चलो देखते हैं। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब कि इस फॉर्म में अगर अरेंज करता हूं, तो कैसे अरेंज करूंगा? उसके लिए मुझे ये पूरी टर्म इधर शिफ्ट करनी पड़ेगी, और जब ये वाली टर्म इधर शिफ्ट होगी तो क्या होगा? ये लेफ्ट साइड में जो टर्म थी एज इट इज, ये एक्स स्क्वायर इधर आया तो क्या होगा? और ये जो -1 इधर आया क्या हो जाएगा? राइट साइड पे क्या बचेगा? 0। अब ये एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा आपके पास? 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कौन सा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। कैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ?
समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये आपको एग्जैक्टली देखते साथ समझ में नहीं आएगा। पहले आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा स्क्वायर वाली टर्म है कि नहीं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म या वाई स्क्वायर वाली टर्म, और फिर हम डिसाइड करेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्लियर ये चीज सबको? चलो इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं अब। सर हाँ बोलो। सर चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ ये चैप्टर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अनिश। ठीक है, यस सर। ओके। तो यहां पर सामने देखना एक्सरसाइज 4.1 आपकी बुक में जो है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। आपको चेक करना है ये जो इक्वेशंस गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्या करेंगे, पहले पूरा सिंप्लीफाई करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में लिखेंगे। उसके लिए हम पहले तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्सपांड कर देते हैं इसको। क्या होगा बताओ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपांड करेंगे तो करेक्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर दैट इज 1, प्लस 2ab मतलब क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। क्लियर हुआ ये चीज सबको? दैट इज इक्वल टू, राइट साइड में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये 2x, और 2 इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस 6 की माइनस 6, -6, ये हो जाएगा -6। क्लियर ये चीज? अब ये वाली पूरी की पूरी टर्म को हम यहां पर शिफ्ट कर देते हैं। यहां पर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, थोड़ा अरेंज कर रहा हूं, ये x इंटू 2 इंटू 1, ये क्या बन जाएगा, +2x बन जाएगा। क्लियर ये चीज? ये +1 एज इट इज, ये दोनों जब इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा -2x, और -6 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +6, और राइट साइड में क्या बचेगा, 0। क्लियर ये चीज? अब फर्दर सिंप्लीफाई करते, देखो कोई सी टर्म कट रही है क्या, करेक्ट, ये +2x और -2x कैंसल आउट हो जाएगा, ये +1 और +6 ऐड हो जाएगा, क्या बनेगा, +7। तो आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर ये चीज सबको? अब सेकेंड चीज ये है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें ए बी सी की वैल्यूज क्या है। ए बी सी ये जो है ना, ये एक्चुअली कोफिशिएंट्स है या कांस्टेंट्स है। तो ए बी सी की वैल्यूज क्या है यहां पर, तो हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, ए। हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आया, कुछ नहीं मतलब 1। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, 1। क्लियर हुआ ये चीज? फिर उसके बाद b की वैल्यू, तो x का कोफिशिएंट होता है b, तो यहां पर x है क्या, नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। तो b की वैल्यू क्या हो गई, 0। और c जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें x नहीं है, दैट इज c, तो c यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है यहां पर, 7, +7। तो c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +7। समझ में आया ये चीज? इन सारे क्वेश्चंस में आपको यही करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है और कोफिशिएंट्स निकालने ए बी सी। क्या ये बन जाएंगे? चलो स्टार्ट करो बनाना फिर। ईशा यहां बैठ जाओ सामने। वैभव आदित्य सामने शिफ्ट हो जाओ थोड़ा। हो गया, ठीक है, मैं चेक करता हूँ ना एक एक करके, बनाते चलो। सॉरी, क्या क्या नाम है तुम्हारा? आभाष, ओके, ठीक है बनाओ।
किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछना। कृतिका समझ में आया ना? देखो समझ में आया? अरे तो तेरे आने के बाद ही तो स्टार्ट हुआ था ना, आ गया ना समझ में वैभव? हम्म, ठीक है। अंकित समझ में आया क्या? ठीक है, इसको इरेज कर दोगे ये पूरा जो लिखा है? ठीक है, ओके। तो एक काम करते हैं, सेकंड क्वेश्चन से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, जिसको समझ में नहीं आया तो वो देखना, जिनको आ गया वो बनाते हुए चलो आगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है, ठीक है। आपको चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो जो भी इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो हमको समझ में आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो पहले ये सेकंड वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर गिवन है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू, ये हो गया -2 अंडर ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। तो एज इट इज नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लेफ्ट साइड में कोई चेंज नहीं, राइट साइड में मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं। तो -2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, क्या बनेगा? -6। -2 मल्टीप्लाई होगा -x से, क्या होगा? +2x, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, और ये क्या आ जाएगा? +2x। क्लियर ये चीज? अब ये दोनों टर्म्स को हम यहां पर शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस 2x +6 -2x, और राइट साइड पे क्या बचेगा? 0। समझ में आई ये स्टेप? ठीक है, ये एक एक स्टेप सिंप्लीफाई करते चल रहा है तो ये सिंबल लगता है, इसका मतलब क्या होता है? इंप्लाइज। ठीक है। अब इसके बाद यहां पर एक्स स्क्वायर एज इट इज, -2x और -2x ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। क्या होगा दोनों का एडिशन? -4x। तो यहां पर लिखते हैं -4x, और ये +6 अकेला बच्चा है, राइट साइड पे क्या है? 0। दैट्स इट। आगे और कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लिया। अब इसके बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, तो ए की वैल्यू क्या है बताओ? 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है तो ए इज इक्वल्स टू 1। बी की वैल्यू क्या है बताओ? बी की वैल्यू क्या है? -4 विथ साइन बोलेंगे, ठीक है। तो b इज इक्वल्स टू है -4, और c की वैल्यू क्या है? +6। ये हो गया एबीसी। क्लियर ये चीज सबको? ठीक है, जल्दी करो फिर थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करो। कौन कौन सा हो गया? थर्ड थर्ड करो चालू। ओके, हाँ कुछ डाउट है अनिश? कुछ पूछना सर है? सेकंड लाइन में डाउट है। हाँ, किस में डाउट है? सेकंड लाइन। सेकेंड लाइन में? हाँ बता क्या डाउट है। ये वाली लाइन क्लियर है ना? हाँ, इसके ये बाद 2 क्या? -6 + 2x कैसे आया? भाई देखिए, -2 ये +3 से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस हाँ इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। 2 3 हाँ सा क्या होता है? 6। समझ 6। में आया? हाँ फिर उसके बाद -2 इस -x से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, और अच्छा, 2x। ठीक है सर। ठीक है। थर्ड बताना है या बन गया? बन गया? अच्छा बताना है, ठीक है। ठीक है, मैं बता रहा हूं। ये हो गया तो मैं इरेज करूं क्या, बताओ एक बार? एक मिनट बता रहा हूँ ना कृतिका। हटा दूं? a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। हटा दो इसको। ओके। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, तो यहां पर ध्यान देना, थर्ड क्वेश्चन जिनका बन गया वो चेक करना। थर्ड क्वेश्चन है x-2 × x + 1 इज इक्वल्स टू x-1 × x + 3। ठीक है। ये क्या करेंगे? सबसे पहले ये ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, तो ये x मल्टीप्लाई होगा पहले इस वाले x से, तो x × x क्या होता है? x²। 2x नहीं लिखना है ना उसको। फिर x × 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? +1x, या सिंपली +x लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है।
फिर ये -2 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, -2 इंटू एक्स तो क्या बनेगा -2x, -2 इंटू +1 तो क्या बनेगा -2। क्या ये चीज क्लियर हुई? चारों टर्म्स कैसे? किसी को कोई डाउट तो पूछ लो। अनिश समझ में आया क्या? बता जल्दी। यस सर। ओके देखो, x इंटू एक्स क्या हो गया x², x इंटू 1 क्या हो गया 1x, फिर -2 इंटू एक्स क्या हो गया -2x, -2 इंटू 1 क्या हो जाएगा -2। क्लियर ये चीज? ठीक है, यही काम यहां पर भी करना है। क्या होगा जल्दी बताओ, क्या होगा बोलो? x², फिर क्या होगा +3x, फिर ये से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा -x, फिर -1 3 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा -3। समझ में आई ये चीज? ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखो ये क्या हो जाएगा x²। अब ये x और -2x दोनों का एडिशन कितना होगा? ये +1 है, ये -2 है, उसके कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं ना, तो इसके सामने +1 है, 1 और -2 क्या होता है -1 होता है, तो -1x या सिंपली -x बनेगा। और यहां पर क्या बचा है -2। राइट साइड में भी वही चीज करते हैं, x², यहां पर देखो 3x x, तो 3x 1x तो क्या बन जाएगा +2x बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? लास्ट में क्या लिखा हुआ है -3 लिखा हुआ है। क्लियर यहां तक सारी चीजें? अब ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन हम इधर पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, क्यों शिफ्ट करेंगे उधर? समझ गए ना, क्योंकि उधर पे क्या चाहिए 0 चाहिए। पूरी टर्म जब उधर शिफ्ट होगी तो लेफ्ट वाली टर्म पूरी एज इट इज रहेगी, राइट वाली टर्म जब इधर आएगी तो उनके साइन रिवर्स हो जाएंगे। x² पहले पॉजिटिव था, इधर आने के कारण क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये +2x था, इधर आने के कारण क्या हो जाएगा -2x। ये -3 था, इधर आने के कारण क्या हो जाएगा +3। राइट साइड पे क्या बचेगा 0। समझ में आई ये चीज? अब इसके बाद हम टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं, कौन कौन सी टर्म ऐड होंगी। तो ये x² और ये -x², ये दोनों ऐड हो सकते हैं, हो सकते हैं क्योंकि दोनों स्क्वायर वाली टर्म है, तो दोनों का एडिशन क्या आएगा 0, क्योंकि +x² है, ये क्या है -x²। समझ में आया ये चीज? फिर ये -x और ये -2x ये दोनों ऐड हो सकते हैं, तो -x मतलब -1x, -2x कोफिशिएंट ऐड होंगे तो क्या होगा -3x, तो ये क्या बन जाएगा -3x। क्लियर ये चीज? -2 +3 कितना होगा +1 होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा ये -3x बना और +1 बना इज इक्वल्स टू 0। क्या ये चीज क्लियर है सबको? ये आया सबका? तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि इसमें स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, x² वाली टर्म नहीं है। समझ में आ गया सबको ये चीज? मैंने कुछ गलती की क्या? ठीक तो है ना? तुम लोगों ने गलती की जो -4 बोल रहे हैं फिर। ठीक है, क्लियर? चलो जल्दी करो फिर। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया? अभी हमने 3 किया है। 3 हो गया जिनका, 4 स्टार्ट करो, जिनका 4 हो गया 5, 6, 6 हो गया, 7 करो और सही करो ना। ठीक है, बता श्रेयांश। नहीं, गलत बोला है। 3a² b + 3ab², ये होता है a+b² इज इक्वल्स टू, ये होता है a³ + b³ +3a² b +3ab², ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, करेक्ट कर लेना श्रेयांश। ये इरेज करूं क्या? हो गया ईशा? और पीछे तुम लोगों का हो गया?
सो मैं इरेज कर दे रहा हूं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 एक बार चेक कर लेना जिन्होंने बनाया. जिन्होंने नहीं बनाया जल्दी से बनाते हुए चलो, जल्दी से मेरे साथ में बनाना है क्वेश्चन नंबर 4. अब ज्यादा कोई समझने लायक चीज नहीं इसमें, साथ में बनाते हुए चलो. सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई होगा. क्या होगा, x इंटू 2x. क्या होगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन, जल्दी बोलो. 2x स्क्वायर, यही होगा. ठीक है. फिर उसके बाद x किससे मल्टीप्लाई होगा, +1 से. तो क्या बनेगा, +1x. ठीक है, x इंटू 1, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ. ठीक है. फिर उसके बाद -3 इंटू +2x. क्या बनेगा बताओ, नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन. दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस. क्या बनेगा, -6x. करेक्ट. फिर -6. -3 इंटू +1. देखो जल्दी क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, -3. ठीक है, यहां तक समझ में आया. राइट साइड में x मल्टीप्लाई होगा इस x से, क्या बनेगा, x स्क्वायर. फिर x मल्टीप्लाई होगा +5 से, तो क्या बनेगा, +5x. क्लियर यहां तक. शिफ्ट करो, अरेंज करो, बताओ जल्दी क्या आ रहा है. 2x स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन क्या बन जाएगा, -5x. -3 है ना, +3 कैसे बना दिया. ठीक है. राइट साइड पे क्या बचा था, x स्क्वायर +5. हाँ, अभी शिफ्ट कर देते हैं. 2x स्क्वायर -5x -3, ये हो जाएगा -x स्क्वायर -5x इज इक्वल्स टू 0. क्या यहां तक क्लियर. ठीक है. फिर ये 2x स्क्वायर और ये -x स्क्वायर क्या बनेगा, क्या, +1x स्क्वायर. ये सिंपली x स्क्वायर. समझ में आदित्य, 2x स्क्वायर -x स्क्वायर, इट इज x स्क्वायर. फिर उसके बाद -5x और -5x क्या होगा, -10x. -5 एडिशन -10 होता है, तो -10x. और लास्ट में क्या बच गया, -3. दैट इज इक्वल टू 0. कंफर्म करो, यही आ रहा है क्या. ठीक है, हो गया सबका Yes. ये. ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. इससे कंपेयर करेंगे, a b c की वैल्यूज आएंगी. बता रहा हूं, बताओ a b c की वैल्यूज क्या क्या होंगी. a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -10, c की वैल्यू -3. ठीक है, इरेज कर दो पूरा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं. ठीक है, बाकी अगर नोट नहीं किया ना तो रिकॉर्डिंग से देख लेना, क्योंकि मैं सेव नहीं करते जा रहा हूं अभी वाला. ठीक है. ओके, ये वाला क्वेश्चन बना लोगे ना, ये इसी के जैसा बनेगा. तो जिन्होंने नहीं बनाया उनके लिए मैं छोड़ दे रहा हूं ये क्वेश्चन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बना लोगे क्या, बताओ जल्दी कैसे बनेगा. राइट साइड वाले को क्या करोगे, a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड करोगे. ठीक है, छोड़ दूं मैं, बना के दिखाना मुझे. क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये है x+2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x अंडर ब्रैकेट x² -1. ठीक है. तो सबसे पहले जो अभी मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था, आपको इसकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए a+b होल क्यूब की. जिनको नहीं पता जल्दी से लिखो, a+b होल क्यूब होता है a क्यूब, साथ में बोलते चलो, याद हो जाना चाहिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab². ठीक है, इसको लिख लो अपनी कॉपी में ऊपर में, जिनको याद नहीं है. और ये आइडेंटिटी लेफ्ट साइड पे अप्लाई करेंगे. लेफ्ट साइड पे a के प्लेस पे क्या आ रहा है, देखो यहां पर x. तो सबसे पहले a क्यूब के प्लेस पे क्या आएगा, x क्यूब आएगा. समझ में आया ये चीज, x क्यूब. फिर प्लस क्या है, b क्यूब. तो b के प्लेस पे यहां पर क्या आ रहा है, 2. तो +2 का क्यूब. क्लियर ये चीज. फिर प्लस क्या आना चाहिए, 3a² b. तो +3a². a मतलब कि x का स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है यहां पर 2. समझ में आया ये चीज. फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, +3ab². तो a के प्लेस पे है x और b² मतलब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर. दैट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ये 2x मल्टीप्लाई होगा पहले, तो इससे क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन बोलो जल्दी,
एक्स क्यूब, जिनको समझ में नहीं आया बता दूं, जब 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 1 और x की पावर 2 पावर ऐड हो जाएंगी, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी 3। फिर 2x मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो क्या बनेगा -2x बनेगा। सबको क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करते, तो ये x क्यूब एज इट इज रहेगा। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 6 मत बोलना, ठीक है, कई लोग बोल देंगे या सोच लिए होंगे शायद। 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस, देखो यहां पर ये क्या होगा 3 2 जा 6, तो ये हो गया 6 और ये क्या है एक्स स्क्वायर। क्लियर ये चीज? यहां पर देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, तो क्या आएगा प्लस 12x। क्या ये चीज समझ में आई सबको? ठीक है। लेफ्ट साइड पूरा सिंप्लीफाई कर लिया, राइट साइड वाली जो टर्म है उसको भी अभी ही यहीं पर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये पूरी टर्म जब इधर शिफ्ट होगी तो ये 2x क्यूब इधर आने के बाद क्या हो जाएगा -2x क्यूब, और ये -2x इधर आएगा तो क्या बन जाएगा +2x, और राइट साइड में क्या बचेगा 0। क्या ये चीज समझ में आई? ठीक है। अब इसके बाद कौन कौन सी टर्म आपस में ऐड हो सकती है उन पे फोकस करते हैं। एक्स क्यूब और ये -2x क्यूब, ये दोनों आपस में ऐड हो सकता है। क्या होगा दोनों का एडिशन -x क्यूब। कैसे? क्योंकि ये -2 है और यहां पर क्या है +1 है, तो -2 + 1 मतलब क्या होता है -1 होता है, तो ये बनेगा -x क्यूब। क्या ये चीज क्लियर हुई सबको? ठीक है। फिर उसके बाद स्क्वायर वाली टर्म देखते हैं, तो स्क्वायर वाली टर्म तो ये एक अकेली टर्म है और कोई टर्म नहीं है, तो उसके साथ कुछ ऐड नहीं होगा, तो +6x स्क्वायर आएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? फिर x वाली टर्म को देखेंगे, तो x वाली टर्म कौन कौन सी है, ये वाली है +12x और +2x, ये दोनों आपस में ऐड होंगी, इन दोनों का एडिशन क्या होगा +14x, ये हो जाएगा। और फिर कांस्टेंट टर्म को देखेंगे, तो कांस्टेंट टर्म एक ही है +8, तो ये हो गया +8 दैट इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आया सबको? तो ये कौन सा इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहां पर x की पावर 3 आ गई। समझ में आई ये चीज? दैट्स इट, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया? तो फिर आगे बढ़े। क्या हो गया? ये लास्ट एक क्वेश्चन है, इसको तुम लोग सॉल्व कर लो अभी, ठीक है। इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी राइट साइड में? a-b होल क्यूब। क्या होगा a-b होल क्यूब? इधर ध्यान देना ना, मैं आपको बता रहा हूं कैसे, क्योंकि इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है। किसको किसको होता है इसमें कंफ्यूजन? होता है ना कि किसमें माइनस आएगा किसमें नहीं आएगा, तो इसलिए याद रखो। सबसे पहले ना ये a क्यूब एज इट इज, ठीक है, जहां जहां पर b की पावर ऑड है वहां वहां पर नेगेटिव आएगा। तो यहां पर b की पावर क्या है 3, 3 एक ऑड नंबर है, तो यहां पर क्या आएगा -b क्यूब। समझ में आई ये चीज? यहां पर b की पावर क्या है 1, ये एक ऑड नंबर है, तो यहां पर भी क्या आएगा माइनस, तो -3a² भी। यहाँ b की पावर क्या है 2, मतलब ये इवन नंबर है, तो यहां पर क्या आएगा प्लस, तो +3ab²। समझ में आई ये चीज? तो a-b होल क्यूब याद रखने के लिए आपको ऊपर वाली आइडेंटिटी बस याद रखनी पड़ेगी, और b की पावर जहां ऑड है उसको क्या कर दोगे नेगेटिव बना दोगे। क्लियर ये चीज? ठीक है। तो ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी यहां पर। क्या हो गया इशिता, गलत लिखा था? हो गया? ये स्टार्ट करो, एट्थ क्वेश्चन सॉल्व करना जिनका हो गया। अच्छा, और ना तुम लोग फॉर्मूले का भाई एक सेपरेट बनाते चलो, कहीं पर एक पेज में लिखते चलो, नहीं तो मिक्स हो जाएगा, कहाँ खोजोगे, है ना। तो लास्ट के पेजेस में ऐसा कुछ जहां लिखते चलो ये वाले फॉर्मूले, ताकि अगर मान लो 2-3 दिन बाद अगर सेम फॉर्मूला यूज करना पड़ा तो कितने पेज पलटोगे, कहाँ है पता नहीं चलेगा ना, इसलिए एक जगह पे उसको लिखो। ठीक है, ओके, ये इरेज कर दूं क्या ये वाला सॉल्यूशन पूरा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहां ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर क्या लिखा है x³ -4x² -x + 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में x - 2 का होल क्यूब। ठीक है,
तो लेफ्ट साइड में कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, जैसा है एज इट इज रहेगा। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। राइट हैंड साइड में ये आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल क्यूब। a की जगह पे क्या है यहां पर देख के बताओ, और b की जगह पे क्या है? नहीं, b की जगह पे 2, -2 हम नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां ऑलरेडी माइनस है ना, ये भी माइनस है, तो b की वैल्यू 2 है। क्लियर ये चीज? तो अब सबसे पहले a क्यूब आना चाहिए, तो क्या लिखूं यहां पर? एक्स क्यूब, फिर क्या आएगा? माइनस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब, फिर क्या आएगा? -3a²। a मतलब की एक्स स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है यहां पर? 2 प्लस 3ab²। b मतलब की 2 का स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? एक बार चेक करो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a²b प्लस 3ab²। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग पुट कर दिया। अब राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स का क्यूब रहेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। 3 2 जा 6 माइनस 6x²। ठीक है, 2 2 जा 4 होता है, 4 3 जा 12, तो क्या आ जाएगा? +12x। क्या ये चीज समझ में आई सबको? ठीक है, लेफ्ट साइड पे क्या बचा हुआ है? एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, ये लेफ्ट साइड पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये राइट वाली पूरी की पूरी टर्म को इधर पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट वाली टर्म एज इट इज, और ये पूरा जब उधर आएगा तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। ये +x³ था, इधर आने के कारण क्या हो जाएगा? -x³। ये -8 था, इधर आने के कारण क्या हो जाएगा? +8। ये इधर आने के कारण क्या हो जाएगा? +6x²। और ये क्या हो जाएगा? -12x। और राइट हैंड साइड पे क्या बच गया? 0। क्या ये समझ में आया? यस और नो? Okay. ओके, अब क्यूब वाली टर्म्स को आपस में ऐड करो, तो देखो x³ और ये -x³ क्या होगा? कट जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर स्क्वायर वाली टर्म को देखो, -4x² प्लस 6x², क्या होगा दोनों का एडिशन? बोल जल्दी बोल। तो -2x² बोल रहा था ना, +2x² होगा। ठीक है, फिर -x और -12x, क्या होगा दोनों का एडिशन? बोलना, गलत होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पता तो चलना चाहिए कहां गलत कर रहा है। -13x। ठीक है, फिर उसके बाद ये +1 और +8, क्या हो जाएगा दोनों का एडिशन? +9। राइट साइड में कुछ नहीं है, इक्वल्स टू क्या है? 0। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिससे वो बताना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? राहुल बता। हाँ, ईशा बोलो। इज इक्वल्स टू 0, ये होता है। ठीक है, इसके कोफिशिएंट्स बताना वैभव। ए की वैल्यू क्या है बता, इससे कंपेयर करके। +2। बी की वैल्यू क्या अंकित बता? है क्या? ये जो बी है ना, ये जो बी एक्स के बाजू में है, वैसे यहां पर बी क्या होगा ये बता। कहां से 0 का भाई? तेरे बाजू में कौन बैठा है? सुयश। ये मान ले सुयश है, उसके बाजू में कौन है? बी। ठीक है, तो कौन है ये तू है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ एक्स के बाजू में कौन है? -13। तो बी की वैल्यू क्या होगी? -13। समझ में आया कि नहीं ये चीज? सी की वैल्यू क्या होगी? सी की वैल्यू आदित्य बता। +9। क्लियर हुआ ये चीज सबको? ठीक है, सो सबसे पहला जो टॉपिक है ना, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं वो चेक करना, और उसके कोफिशिएंट्स निकालना, लाइक एबीसी की वैल्यूज निकालना। क्लियर ये चीज? ठीक है, इसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम करेंगे क्या और क्या यूज है, इस चीज को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, मैथमेटिकल मॉडलिंग में आता है। मतलब कई सारे रियल लाइफ प्रॉब्लम होते हैं जिनको हम इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और वो इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाते हैं, जो कि बाद में सॉल्व करके हम उसके वैल्यूज निकालते हैं, एक्स की वैल्यूज निकालते हैं। इसको आगे मैं समझाता हूं, देखो जैसे यहां पर ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 में,
क्वेश्चन नंबर 2 आपकी एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सामने ही देख लो, सामने लिखा हुआ है। तो ये जो सिचुएशन गिवन है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और सिचुएशन क्या है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो क्या लिखा है पहली लाइन में? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो रेक्टेंगल कैसा होता है पता है ना सबको? ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में दो डायमेंशंस होते हैं। ये होता है रेक्टेंगल का लेंथ और ये होता है रेक्टेंगल का ब्रेड्थ। ठीक है, अगर हम, अच्छा लेंथ और ब्रेड्थ होता है ये, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या गिवन है? उसका एरिया गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर हुई ये चीज? फर्स्ट लाइन सबको समझ में आ गई? आगे क्या लिखा है? द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो अब ये जो लाइन है ना, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, उसको समझो, आराम से समझो। ये बोल रहा है कि लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। तो जो इसकी लेंथ है और जो इसकी ब्रेड्थ है, दोनों के बीच में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन यहां पर उसने वर्ड्स के फॉर्म में लिखा है। क्लियर ये चीज? तो इस रिलेशन को हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो समझना है। ठीक है, तो लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो लेंथ ब्रेड्थ के टर्म्स में बता रहा है। क्लियर ये चीज? तो हम एक काम करते हैं, हम इसके ब्रेड्थ जो है उसको ले लेते हैं x मीटर्स। लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर्स। तो लिखो यहां पर आप सबसे पहले लेट, क्वेश्चन नंबर डाल देना 2 और उसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, और यहां लिखोगे लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर्स। लिख लिया ये? ओके, तो आपने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को x मीटर ले लिया। अब ब्रेड्थ को ना, सॉरी ब्रेड्थ को आपने क्या ले लिया? x मीटर ले लिया। सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विल बी, हाँ क्या बोला? y मीटर नहीं होगा। क्यों y नहीं होगा? क्योंकि वो दो वेरिएबल हो जाएंगे, है ना? x और y दो वेरिएबल, और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ी उसमें एक ही वेरिएबल है, सिर्फ x। तो x के टर्म्स में ही लिखना है। तो इसने क्या बताया? लेंथ जो है 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? डबल। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 2x, और 1 मोर देन मतलब क्या करेंगे? +1। तो 2x + 1। क्या ये समझ में आया? ये जो इसने स्टेटमेंट लिखा है ना 1 मोर देन, तो 1 मोर देन मतलब +1 करना है। 1 लेस देन लिखा है मतलब क्या करोगे? -1 करोगे। ट्वाइस लिखा है इसलिए क्या करेंगे? 2 टाइम्स। थ्राइस लिखे रहेगा तो क्या करेंगे? 3 टाइम्स। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो यहां पर हमने लेंथ और ब्रेड्थ ये दोनों की एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ x आइडेंटिफाई कर ली। ठीक है, अब लेंथ और ब्रेड्थ में रिलेशन किससे मिलता है? एरिया से। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो यहां पर आपको एरिया गिवन है, एरिया इज इक्वल्स टू 528, और एरिया होता है L इंटू बी, दैट इज इक्वल टू 528। क्या ये समझ में आया? एरिया 528, एरिया क्या होता है? L इंटू बी, दैट इज इक्वल टू 528। अब L की वैल्यू यहां पर पुट करते, तो L की वैल्यू देखो क्या आई थी? लेंथ क्या आया था? 2x + 1। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और b ब्रेड्थ कितना था? x, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया? 528। क्या ये समझ में आया सबको? ठीक है, अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यस करेक्ट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करेंगे, x मल्टीप्लाई होगा इससे, तो x इंटू 2x क्या बन जाएगा? 2x²। फिर x मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या बन जाएगा? +1x, और इज इक्वल्स टू क्या है? 528। अब ये 528 इधर शिफ्ट हो जाएगा,
तो यहां पर ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। और ये जो इक्वेशन बनी, ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो यही काम करना था आपको, आपको इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना था। ठीक है, अच्छा एक लाइन इसमें हमने यहां पर मिस की है, क्या लिखा हुआ है इसमें देखो जल्दी, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। हमको क्या फाइंड आउट करना है, एल और बी, लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है। तो लेंथ और ब्रेड्थ कैसे मिलेगा, ब्रेड्थ किससे मिल जाएगा, एक्स से, जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो ब्रेड्थ होगा। और लेंथ कैसे मिलेगा, एक्स की वैल्यू को यहां पर रख दो तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका लेंथ मिल जाएगा। समझ में आया ये चीज? वो कैसे निकालेंगे इस इक्वेशन से, इन इक्वेशंस को एक्चुअल में सॉल्व करना पड़ेगा, और इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स है। हाँ, जैसा हम पॉलिनोमियल में पढ़ते थे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करते थे और फैक्टराइज करके सॉल्व करते थे। फिलहाल हम आज वो नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर सिर्फ आपको इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो यहीं पर हम इक्वेशन बना के छोड़ देंगे इस वाले एक्सरसाइज में। बाद में जब हम आगे पढ़ेंगे ना सॉल्यूशन, तब ये सारी चीजें आगे सॉल्व करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ जाए, हो गया, सबने नोट कर लिया? ओके, Yes, sir. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ध्यान दो इधर सामने, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड का सेकंड। क्या लिखा है आकाश, क्वेश्चन पढ़ना सामने देख के। The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. हमको इंटीजर्स फाइंड आउट करने, लेकिन एक्चुअल में करना क्या है, एक्चुअल में हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है, क्योंकि ये सेकंड के अंदर आ रहा है, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड एंड सो ऑन। तो आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक बनाना है और स्टॉप कर देना है वहां पर। ठीक है, अब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मतलब क्या होते हैं, जो एक के बाद आते हैं, जैसे कि 10 11 ये कंसेक्यूटिव इंटीजर है, 15 16 19 20 ये सारे क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, और उनका प्रोडक्ट कितना गिवन है यहाँ पर, 306। सो अगर हम एक इंटीजर को x लेते हैं तो उसके बाद वाला इंटीजर क्या होगा, x प्लस 1 होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई? अगर एक इंटीजर x है तो उसके बाद में वाला आने वाला इंटीजर होगा x प्लस 1। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लिखा हुआ है, इसलिए। ठीक है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट कितना गिवन है यहां पर, 306। ठीक है, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, आप लिखोगे लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, first integer be x, so the next integer will be, क्या हो जाएगा नेक्स्ट इंटीजर, x plus 1। now according to question, now ATQ according to question, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब हम क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1, x इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 306। समझ में आया ये चीज? अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, तो क्या होगा वैभव जल्दी बता, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और राइट साइड में जो 306 है उधर को उसको इधर ट्रांसफर कर देते, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर ये चीज सबको? दैट्स इट, हो गया, यही करना था। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई डाउट इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो, एक काम करो। नैतिक, No. अनिश, क्लियर ना? यस सर। Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं फिर मैं आगे। जिनका अगर नोट डाउन का नहीं हुआ तो छोड़ देना, समझने पे ध्यान देना। नोट करना है तो वो वीडियो में डाल दूंगा, उसमें से देख देख के आराम से नोट कर लेना एक बार। ठीक है, आगे फॉरवर्ड करके स्पीड अप करके। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, एज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन, एक बार यहां ध्यान दो, सब ध्यान दो सामने। क्वेश्चन लिखा है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him।
मतलब समझ में आ गया ना, रोहन की जो मदर है उसकी एज रोहन की एज से 26 ईयर्स ज्यादा है. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360. उन दोनों की एज का प्रोडक्ट 360 होगा, लेकिन प्रेजेंट एज का नहीं. कौन सी एज का? 3 साल बाद की एज का प्रोडक्ट कितना होगा? 360 होगा. ठीक है. वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज. हमको रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है, और इसके लिए आपको क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. ये जो तीनों क्वेश्चंस में ये जो लास्ट वाला लाइन लिखा हुआ है ना, वी नीड टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, वी वुड लाइक टू फाइंड, ये बताता है कि आपको वेरिएबल किसको लेना है. तो यहां पर इसने क्या बता दिया कि रोहन की जो प्रेजेंट एज जो हमको निकालना है वो आपका वेरिएबल होगा. समझ में आई ये चीज? तो आपका पहला आंसर, पहला स्टेटमेंट जो है ना वो यहीं से स्टार्ट होगा. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years. लिखो जल्दी. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years. ठीक है. क्या हुआ गुंजेश? यहां तक क्लियर? तो भाई अगर रोहन की प्रेजेंट एज x ईयर है तो उसकी मदर की एज क्या होगी? प्रेजेंट एज क्या होगी? x प्लस 26, क्योंकि उसकी मदर उससे 26 ईयर ओल्डर है, बड़ी है उससे. ठीक है. सो द एज ऑफ हिज मदर विल बी x प्लस 26 ईयर्स. क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? ठीक है. अब थर्ड लाइन पे आते हैं. देखो, सेकेंड लाइन, सॉरी, ये तो एक्चुअली फर्स्ट लाइन ही क्रिएट हुई ना. यहां पर इस लाइन का मतलब क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ. 3 साल बाद दोनों की जो एज होगी उसका प्रोडक्ट कितना है? 306. तो अगर आज रोहन की एज x है तो 3 साल बाद उसकी एज कितनी होगी? x प्लस 3. और अगर आज उसकी मदर की एज x प्लस 26 है तो 3 साल बाद क्या होगी? x प्लस 26 प्लस 3, यही होगी. तो वो क्या हो जाएगा? x प्लस 29 हो जाएगा. समझ में आया कि नहीं ये चीज सबको? तो उसकी मदर की एज होगी x प्लस 29. 3 साल बाद दोनों की एजेस ये और ये होंगी, और 3 साल बाद की जो दोनों की एजेस है उनका प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 360. तो दिस इनटू दिस इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 360. ये बनेगा इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है. अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के लिए ब्रैकेट ओपन करोगे तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर. समझ में आई ये चीज? फिर x इंटू ये. चलो करो, ये वाला काम कर सकते हो तुम लोग. स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करो. बताओ क्या रहा है? हाँ बता जल्दी, क्या रहा है? गलत बोल रहे क्या? हम्म. 32 बोला क्या? हाँ 32. ठीक है, जल्दी जल्दी करो. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर उसके प्लस क्या हो जाएगा? 29x होगा. फिर प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो 3x होगा. फिर प्लस 3 इंटू 29 कितना होता है? 3 9 सा 27 का 7, ये हो गया 2 3 2 सा 6 प्लस 87 इज इक्वल्स टू 360. ठीक है. फिर उसके बाद ये दोनों का एडिशन हो जाएगा भाई. तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x ये बन जाएगा दोनों के एडिशन के बाद, प्लस 87. तो एज इट इज. ये जो 360 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 360 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0. क्लियर ये चीज? ठीक है. फर्दर एक्स स्क्वायर प्लस 32x और इन दोनों का एडिशन कितना आएगा? माइनस 273 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. ये बनेगा स्टैंडर्ड फॉर्म. क्लियर? किसी को कुछ डाउट तो नहीं ना इसमें? आगे बढ़ जाए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ. अब ये आ गया स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाला क्वेश्चन. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना. क्या लिखा हुआ है? अ ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स
सबका ध्यान सामने, क्योंकि ये सबसे टफ जाता है तुम लोगों को, स्पीड डिस्टेंस टाइम। A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। ये जो यूनिफॉर्म स्पीड है, इससे मतलब है स्पीड फिक्स है। हम उसको एक फिक्स्ड स्पीड x किलोमीटर पर आवर ले सकते हैं, मतलब बार बार चेंज नहीं हो रही, कभी एकदम तेज जा रही, कभी एकदम स्लो जा रही, ऐसा नहीं है, कांस्टेंट स्पीड है। यस, करेक्ट, ठीक है। सो यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इनिशियली तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर स्पीड कम हो जाए, कितनी कम हो जाए, 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाए, ठीक है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उसको उतना ही डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। ऑब्वियस सी बात है, स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ जाएगा। तो वही चीज बता रहा है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो लास्ट लाइन पढ़ो और बताओ क्या होगा आपका सॉल्यूशन का पहला स्टेप, क्या होगा? हाँ, बाकी लोग क्या बोल रहे हो? लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। हाँ, x मतलब ऐसा कुछ नहीं है, y भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। यूजुअली x के फॉर्म में ही प्रैक्टिस किया जाता है, इसलिए x लेते हैं। उसका एक और कारण है जो मैं बाद में बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो x एक्सिस होता है ना, तो जब भी हम किसी भी इक्वेशन को लिखते हैं ना, तो उसका दो टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है, एक तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जब हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो एक एक्स एक्सिस लेते हैं और दूसरा वाई एक्सिस लेते हैं। तो एक्स एक्सिस हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना जाता है और वाई एक्सिस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल माना जाता है। जैसे कि तुम लोग फिजिक्स में भी ग्राफ प्लॉट किए हो ना, किसका किसका किए हो बताओ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो किए होगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो एक्स एक्सिस में क्या था? टाइम। वाई एक्सिस में क्या लिया होगा? डिस्टेंस। ये किया होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम चलते रहेगा, तुम उसको उसको रोक नहीं सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ में आया ये चीज? और जो डिस्टेंस है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ेगा। तो उसी तरीके से ये जो ग्राफ में एक्स एक्सिस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो करता है। और इसीलिए जब भी हम कोई भी इक्वेशन फॉर्मेशन करते हैं ना, तो हमेशा x से स्टार्ट करते हैं। सिंगल वेरिएबल वाला है, दो वेरिएबल वाला है तो x और y लेते हैं, तीन वेरिएबल वाला है तो x y और z लेते हैं, क्योंकि z x y z मतलब तीन एक्सेस, वो 3D सिस्टम बन जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? देखो, जब सिर्फ एक एक्सेस है x एक्सेस, तो ये क्या है? 1D, वन डायमेंशन, सिर्फ एक ही डायमेंशन है। जब दो एक्सेस हो गए, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, तो ये क्या हो जाएगा? 2D, दो डायमेंशन। जैसे कि ये बोर्ड 2D है, लेकिन जब तीन डायमेंशन हो जाते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, तो वो क्या हो जाता है? 3D। जैसे कि ये रूम 3D रूम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्स एक्सेस ये हो गया, वाई एक्सेस वो हो गया, जेड एक्सेस वो ऊपर वाला, ये 3D हो गया। तो इसलिए इस तरह का नोटेशन यूज किया जाता है, ठीक है। फिलहाल हम इस पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला लाइन आप लोगों ने लिख लिया क्या? लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसके बाद जो ये बोल रहा था आदित्य, अब इसके बाद ये स्पीड डिस्टेंस टाइम का रिलेशन देखते हैं। क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां पर डिस्टेंस फिक्स है। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 480, ठीक है। स्पीड और टाइम, ये दोनों जो चीजें हैं ये वेरी हो रही हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये हम लिख सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। तो दो केसेस हैं। पहला केस, जब आपकी स्पीड जो है, एक सेकेंड ना, इसको इसको एक मिनट एरेज करता हूं। हम्म, 3 hours more, ओके। देखो फिर से मैं बता रहा हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। हम टाइम के फॉर्म में इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है इसलिए। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही बनेगा। क्लियर ये चीज? तो जब ट्रेन अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इनिशियली उसकी स्पीड है, उसको जो टाइम लग रहा है, सपोज उसको हम लेते हैं स्मॉल t,
आवर्स, ये उसको टाइम लग रहा है, ठीक है। उसका डिस्टेंस कितना है, उसका डिस्टेंस है 480 किलोमीटर का। क्लियर ये चीज? तो जब हम यहां पर इस चीज को पुट करेंगे तो t इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बताओ जल्दी। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब ये क्या हो जाएगा, 480 अपॉन x। क्या ये इक्वेशन समझ में? टाइम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 480 अपॉन x, ठीक है। अब अगर यहां पर इसकी स्पीड, ये नोट कर लो, पहले एक काम करो, इसको नोट करो, फिर मैं सेकंड सिचुएशन बताता हूं। हो गया, नोट कर लिया सबने? ओके। और यहां पर ना इसको T1 कर दो और इसको भी T1 कर दो, ठीक है। ओके। हम्म तो इनिशियली ट्रेन की स्पीड इतनी थी, टाइम इतना लग रहा था, डिस्टेंस इतना था, और ये फॉर्मूला बन रहा था। अब केस 2 पे आते हैं, जब ट्रेन की स्पीड कम हो गई। कितनी कम हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर से लेस हो गई। तो अब जो केस 2 है उसमें नई स्पीड कितनी हुई, जल्दी बताओ। x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। क्या ये समझ में आया सबको, ये स्पीड क्यों हुई? ठीक है। अब उसको टाइम कुछ ज्यादा लग रहा है। अब उसको कितना टाइम लग रहा है, बताओ जल्दी से। प्लस कितना लग रहा है, 3। इसको एक काम करते हैं, टाइम को हम ले लेते हैं T2 ले लेते हैं, अभी अभी पता नहीं है, T2 लेते हैं, उसको बाद में हम एनालिसिस करेंगे। टाइम सपोज लग रहा है T2, ठीक है। डिस्टेंस में कोई चेंज है क्या? डिस्टेंस अभी भी उतना ही है, 480 किलोमीटर, ठीक है। तो अब फिर से सेम फॉर्मूला लगाते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T2, यहां पर टाइम क्या है, T2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना हो गया, 480 अपॉन स्पीड कितना है, x माइनस 8। क्या ये समझ में आया? तो ये हमने दोनों केसेस में कितना कितना टाइम लगेगा सेपरेटली यहां पर कैलकुलेट कर लिया यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब हम आते हैं इस चीज पे कि ये जो 3 आवर्स मोर लग रहा है उसका क्या मतलब है। पहले इतना टाइम लग रहा था, अब इतना टाइम लग रहा है। किसमें टाइम ज्यादा लग रहा है? सेकेंड वाले केस में टाइम ज्यादा लग रहा है। और कितना ज्यादा लग रहा है, 3 आवर्स। तो इससे आपकी एक इक्वेशन बनेगी कि T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 आवर्स। क्लियर हुआ ये चीज? ये नया टाइम, ये पुराना टाइम, और डिफरेंस कितना है दोनों का, 3 आवर्स। T2 की वैल्यू कितनी है, 480 अपॉन x माइनस 8, माइनस T1 की वैल्यू कितनी है, 480 अपॉन x, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 3। क्या ये समझ में आया सबको? ठीक है। हमने क्या किया, सेपरेटली दोनों केसेस में टाइम निकाला और दोनों के टाइम का डिफरेंस को क्या ले लिया, इक्वल टू 3, क्योंकि यहां पर लिखा है 3 आवर्स ज्यादा लग रहे इसलिए, ठीक है। अब ये वाली जो एक्सप्रेशन आई ना, इसको आपको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यहां तक हो गया, तो फिर मैं आगे बढ़ूं? हो गया सबका? Yes, sir. ओके। एक काम करते हैं, यहां तक नोट करो, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, मैं हिंट कर देता हूं। आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। x इंटू एक्स माइनस 8, ये एलसीएम आ जाएगा। ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 480 इंटू एक्स, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 480 इंटू एक्स माइनस 8, दैट इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके आपको किस फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लाना है। इसके बाद का सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो क्या, क्योंकि नहीं, इसको पूरे को उधर मल्टीप्लाई, एक काम करो अभी यहां तक छोड़ दो क्योंकि टाइम हो गया, 9th वाले बच्चे आ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद का जो सिंप्लीफिकेशन है ना, मैं नेक्स्ट क्लास में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट एक्सरसाइज में यही लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की क्लास में हमने दो चीजें देखी है, पहला तो स्टैंडर्ड फॉर्म और दूसरा मैथमेटिकल मॉडलिंग, ठीक है।